हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज हम लोग लेक्चर। ठीक है, ओके। तो देखिए, ये पिछली क्लास का हम लोगों का है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एसिड शुरू किया था और एसिड के बारे में हम लोगों ने पहला डेफिनेशन ये जाना था कि एसिड हम लोग उसे कहेंगे, एसिड हम लोग उसे कहेंगे जो कि टेस्ट में खट्टा हो। ठीक ना, जो कि टेस्ट में खट्टा हो और ब्लू लिटमस पेपर को फाइनली रेड में बदल दे, उसको हम लोग कहेंगे कि ये एसिड है। ठीक ना। और इस डेफिनेशन के आधार पे हम लोगों ने एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक, अब इसके आगे हम लोग करते हैं। पहले एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा डाउट था, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये जो एंट स्ट्रिंग और नेटल स्ट्रिंग मैंने लिखवाया था, एंट स्ट्रिंग या नेटल स्ट्रिंग में आपका मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है ना। लेकिन कई बुक में दिया गया है कि फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये दोनों सेम बात है, मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों सेम बात है। ठीक है ना। जब हम लोग कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये दोनों सेम कंपाउंड के ही नाम होते हैं। ओके, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों सेम कंपाउंड के नाम होते हैं, HCOOH। कार्बन चैप्टर में ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, एक ये छोटा सा डाउट था पिछली क्लास में। ओके, अब हम लोग डेफिनेशन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए, डेफिनेशन नंबर 2 क्या कहता है। डेफिनेशन नंबर 2 के बारे में मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था। एसिड को हम लोग, एक अरहेनियस साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे एसिड का एक उन्होंने अलग से डिफाइन किया, अलग डेफिनेशन दिया और उन्होंने कहा कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन कंटेन करें। ठीक है ना। साउंड इज नॉट क्लियर, साउंड क्लियर है ना। खुशी, क्या साउंड क्लियर आ रही है। ओके, थोड़ा वॉल्यूम, जिनका साउंड नहीं आ रहा है ना, वो वॉल्यूम अपना बढ़ा लें। और क्लास करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्लास में ज़्यादा ही कोशिश कीजिए कि आप लोग ईयरफोन का यूज करें। ठीक है, क्लास में अगर आप लोग ईयरफोन का यूज करेंगे ना तो बाहर की साउंड भी आप लोगों के पास नहीं आएगी। यहाँ से मेरे मेरे पास से बिल्कुल दिख रहा है कि साउंड पूरी पूरी जा रही है। हो सकता है आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो मैं ये बोल रहा हूं कि एसिड का पहला डेफिनेशन तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा डेफिनेशन देख रहे हैं कि एसिड को हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन कंटेन करता हो, यानी उसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन हो, एंड व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयंस। और जब उस कंपाउंड को पानी में डाला जाए तो H+ वो दे, सॉल्यूशन में H+ क्या करे, वो दे। कैसे, कैसे इस बात को जरा समझिए। देखिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है ना। और इसको जब हम लोग पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा कि H+ और Cl- में आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है ना, आयोनाइज।
ये आप लोगों के लिए एक नया टर्म है। आयोनाइज का मतलब होता है कि कोई मॉलिक्यूल अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाना। जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये अब आयोनाइज हो गया, H+ और Cl-, यानी कि अपने केटायन और एनायन में ये टूट गया, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस प्रोसेस इज द आयोनाइजेशन। तो HCl को जब पानी में डालोगे, HCl में देखिए हाइड्रोजन भी है और पानी में डालने पर ये H+ भी दे रहा है, तो यानी कि ये अर्हेनियस के हिसाब से ये एक एसिड है। क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। इसको जब आप लोग H2O में डालेंगे, जब इसको पानी में डालेंगे तो ये भी H+ देगा, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ 2 H है, तो यानी कि ये 2H देगा, एक मॉलिक्यूल 2H देगा, 2H+ देगा, और बाकी का जो सल्फेट आयन है वो अलग आ जाएगा। मैं ये सब इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको नाम भी याद हो जाए, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड किसे कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं HNO3। इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो ये H+ अलग हो जाएगा और ये नाइट्रेट आयन अलग हो जाएगा। अब अगर जिन लोगों ने पहला लेक्चर अच्छे से देखा होगा, ठीक है, जिन लोगों ने, निशा 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपका डाउट ले रहा हूं, वेट कीजिएगा। जिन लोगों ने पहला लेक्चर अच्छे से देखा होगा, पहले चैप्टर का, उनको मैंने वहां पे बहुत सारे केटायन और एनायन याद करवाए थे, ठीक है ना, कि कार्बोनेट आयन क्या होता है, फॉस्फेट आयन क्या होता है, फॉस्फाइड क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्राइड क्या होता है, ठीक ना, नाइट्राइट क्या होता है, और उसके बाद आपका जो कार्बन का हो गया, फास्फोरस का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे केटायन और एनायन याद कराए थे। तो ये जिसको याद होगा कि NO3- को हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना, नाइट्रेट, उनको ये याद करने में दिक्कत ही नहीं होगी कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि वो बेसिक अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आगे भी वो आपकी काफी मदद करने वाला है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 CH3COOH, CH3COOH। इसमें जब हम पानी डालते हैं तो ये वाला H हटता है, ये वाला हाइड्रोजन नहीं हटेगा, ये हाइड्रोजन फिक्स है, इस फॉर्मूले का ये है, ये ऐसे टूटेगा CH3COO- और ये H+ अलग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? फॉर्मिक एसिड क्या होता है? तो फॉर्मिक एसिड अभी मैंने पीछे लिखवाया कि फॉर्मिक एसिड बोलो तो या मिथेनोइक एसिड बोलो तो क्या था वो, HCOOH। इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो फिर से देखिए ये वाला H हटता है, ये वाला H नहीं हटेगा। कार्बन के साथ जो H है ना, ये कभी भी नहीं हटता, ये कार्बन के साथ ही रहेगा। जो ऑक्सीजन के साथ H रहता है ना, जनरली यही हटता है, यही आयोनाइज होता है, HCOO- प्लस H+। ये बातें आपको कार्बन चैप्टर में और अच्छे से समझ में आएगी कि कौन सा H हटेगा, कौन सा H नहीं हटेगा, ये फॉर्मूले का क्या डायग्राम होगा, कैसे ये फॉर्मूला बना, ये सारी बातें कार्बन वाले चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल तो अभी आप यूं कहूंगा कि मैं याद करते जाइए कि एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? तो कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट आयन से मिलकर बना है। कार्बोनेट आयन क्या होता था, CO3 2-, तो 2- को 2H+ उसको सेटिस्फाई करेगा, तो यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा H2CO3। और जब इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा, 2H+ अलग हो जाएगा और ये कार्बोनेट आयन अलग हो जाएगा। क्लियर? फॉस्फेरिक एसिड क्या होता है?
फॉस्फेरिक एसिड जो है ये फॉस्फेट आयन से मिलकर बना है। याद कीजिए फॉस्फेट आयन क्या होता था? फॉस्फेट आयन होता था PO4 3-। अगर आपको याद हो PO4 3-, तो यानी कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, 3H+ की। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बन जाता है H3PO4। क्लियर? और जब इसको पानी में डालेंगे तो ये फिर से अपना प्रॉपर्टी शो करेगा कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और बाकी का जो एनायन है वो अलग हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो ये अरहेनियस ने कहा था कि एसिड वो होते हैं जो कि अपने फॉर्मूले में हाइड्रोजन रखते हैं और पानी में डालने पर वो हाइड्रोजन रिमूव भी करते हैं, वो हाइड्रोजन आयोनाइज भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी फॉर्मूले होते हैं जिनमें हाइड्रोजन तो होता है उनके फॉर्मूले में, लेकिन वो पानी में यानी कि जब H2O में उनको डालते हैं तो वो हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं करते हैं, तो उनको हम एसिड नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्मूले में हाइड्रोजन देखा और तुरंत कहा कि हाँ ये तो एसिड है, ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना? जैसे देखिए मैं यहाँ पे मैंने नोट करके ये बात लिखा भी है कि जैसे C2H5OH इसको हम लोग इथाइल एल्कोहल कहते हैं, और जैसे C6H12O6 ग्लूकोज, सबको मालूम है यह फॉर्मूला। इनमें देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ 5, यहाँ 1, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 12 हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड नहीं है क्योंकि ये पानी में डिजोल्व होने पर H+ आयन नहीं देते हैं। बात समझ में आई? ऐसा नहीं होगा कि C2H5OH को आप पानी में डालोगे तो ये C2H5O- और H+ बन जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि हमने क्या सीखा है यहाँ पे? हमने यही सीखा कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को देखकर हमें डिसाइड नहीं करना है कि वो एसिड है कि नहीं, बल्कि हमें उसके आगे भी एक स्टेप देखना है। जब उसको पानी में डालेंगे और वो H+ देगा तभी हम कहेंगे कि वो एसिड है। अब आपका सवाल एक यहाँ हो सकता है कि कितने एसिड ऐसे हैं और कितने ऐसे हाइड्रोजन वाले कंपाउंड हैं, हम कैसे याद रखेंगे? एक सवाल ये हो सकता है ना कि हम कैसे इतना याद रखेंगे? तो इसका आंसर ये है कि अभी आप लोग को ये सारी बातें याद करने की जरूरत नहीं है। समय के साथ आप लोगों को ये सारी नॉलेज होती जाएंगी। फिलहाल ये जितने मैंने एसिड्स यहाँ लिखाए हैं बस इसी को याद कर लीजिए कि हाँ इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। पूरी 10th में इससे ज्यादा यूज नहीं होने वाला, शायद ही कोई 1-2 और एक्स्ट्रा आए तो आए, वरना पूरे 10th में यही सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। निशा निशा का एक डाउट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। जब बेस मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा। जैसे अरहेनियस ने कहा था कि जिसके फॉर्मूले में H हो और पानी में H+ दे उसको एसिड कहते हैं, बेस के लिए भी अरहेनियस ने कहा था कि जिस फॉर्मूले में OH- हो और पानी में वो OH भी दें, OH- भी दें, फॉर्मूले में OH हो और पानी में डिजोल्व होने पर OH- दे, उनको हम बेस कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। क्लियर? जो कि आगे आएगा उसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। अभी जितना मैंने बताया इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा, एसिड का ये दूसरा डेफिनेशन है। इस दूसरे डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये समझ में आ गया तो एसिड 50% समझ में यहां से आने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाम याद करने के लिए मैंने भी तरीका भी बता दिया कैसे सबका नाम याद आप लोग रख सकते हैं। आगे चलिए। अच्छा देखिए थर्ड डेफिनेशन एसिड का क्या है, ये मैं बस बता देता हूं यहाँ पे, इसके बारे में डिटेल मत जानिए और ना ही मुझे फोर्स कीजिएगा कि मैं बताऊं। हाँ, अगर सिलेबस खत्म हो गया
और आप लोगों की इच्छा बाद में हुई कि वो थर्ड डेफिनेशन एसिड का समझा दीजिए और उसको थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए, तब मैं समझा दूंगा फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। लेकिन इस समय सिलेबस के कंपेयर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। और एसिड की जो तीसरी डेफिनेशन होती है, ये होती है कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है उनको हम एसिड्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो वो क्या करेंगे भैया, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो यानी कि दोज कंपाउंड्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए कहा जाता है कि एसिड्स एक्सेप्टर होते हैं। ये क्लास 11th में अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे कि एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, उनको हम लोग एसिड कहते हैं। और बेस उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये थर्ड वैरायटी का डेफिनेशन है जो कि तब समझ में आप लोगों को अच्छे से आएगा जब मॉलिक्यूल के बारे में या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास तक आप लोग अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो एसिड की डेफिनेशन आई थिंक अब समाप्त हो गई। एसिड अब पहचानने हम लोग को आ गया। अगर कहीं भी लिखा होगा तो हम लोग फटाक से बता देंगे कि वो एसिड है कि नहीं है। आगे देखिए। अच्छा, कई बार ऐसे लिखा होता है, जैसे HCl तो उसने लिखा लेकिन उसके बाद वो डाइल्यूट लिख देंगे। HCl तो लिखा लेकिन उसके बाद कंसंट्रेटेड लिख देंगे। H2SO4 के बाद डाइल्यूटेड, H2SO4 के बाद कंसंट्रेटेड। इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? और इससे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल कर आता है जो कि अभी मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात देखिए, CONC का मतलब है कंसंट्रेटेड और DIL का मतलब है डाइल्यूटेड। मतलब ये, अगर हमारे पास मान के चलिए कि यहाँ पे एसिड है, ये कोई एसिड है, मान लिया कि इसमें HCl है, ठीक है, और इसमें भी मान लिया कि HCl है। मान लिया कि ये 100 ग्राम है HCl और ये भी 100 ग्राम है। तो अगर प्योर HCl है, ये बिल्कुल HCl है, इसमें अभी कुछ नहीं है, तो अगर इसमें पानी की मात्रा, द अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम हो या ना के बराबर, तो हम लोग कहेंगे कि वो बहुत कंसंट्रेटेड है। जैसे कि हम लोग शरबत बनाते हैं तो चीनी अगर बहुत ज्यादा मिला देंगे, चीनी उसमें बहुत ज्यादा डाल देंगे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि शरबत बहुत गाढ़ा है यार, बहुत मीठा है। ठीक है ना? तो यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कि शरबत बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। बात समझ में आई? क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, पानी कम है। तो अगर एसिड में पानी कम मिलाया गया है या पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो एसिड कॉन्संट्रेटेड है। और अगर पानी की मात्रा ज्यादा है, अगर पानी की मात्रा ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि वो डाइल्यूटेड है, उसको हमने डाइल्यूट किया है, उसको हमने पानी डाल के डाइल्यूट किया है। ठीक ना? और एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉन्संट्रेटेड एसिड बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो प्योर एसिड हैं और उससे उसको डायरेक्ट टच भी नहीं किया जाता, लैब में भी बहुत सावधानी के साथ उसके साथ काम किया जाता है। डाइल्यूटेड एसिड अगर हाई लेवल का एसिड है, जैसे HCl है, H2SO4 है, तो पानी मिलाने के बाद भी वो बहुत ज्यादा कोरोजिव नेचर का होता है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो हाई लेवल के एसिड हैं। उनका पीएच जो है वो 1 और 2 के आसपास रहता है, 1.5 1.3। ठीक है ना? तो इसीलिए जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनको डायरेक्ट तो कभी टच मत कीजिएगा, लैब में भी बहुत सावधानी के साथ उसका उपयोग कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आई? तो डाइल्यूटेड कब बोलेंगे और कंसंट्रेटेड कब बोलेंगे, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो देखिए, वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना? जो बात मैंने अभी समझाई वही बात मैंने लिखी है कि कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। और डाइल्यूटेड एसिड वो जिसमें कि बहुत ज्यादा पानी हो। इसका मतलब ये
कि कंसंट्रेटेड एसिड, जो एसिड का कंसंट्रेशन है उसको हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग मोर वाटर, और उसको हम लोग डाइल्यूट बना सकते हैं। तो कोई कहे कि कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे बनाओगे, तो पानी डाल के, कंसंट्रेटेड एसिड है उसमें पानी डालते जाओ और वो डाइल्यूट बन जाएगा। अब यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने नहीं लिखा, नोट के फॉर्म में लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सब्जेक्टिव के पेपर में कई बार आता है, ऑब्जेक्टिव में भी बनाया जा सकता है इससे क्वेश्चन। जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करेंगे, हमारे पास ये एसिड है, प्योर एसिड है HCl, हम चाहते हैं कि इसको हम डाइल्यूट करें, मतलब इसमें हम चाहते हैं कि इसमें पानी मिलाएं और इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करें, मतलब ये ज्यादा खतरनाक है, थोड़ा कम खतरनाक इसको हम बनाएं। तो हमें क्या करना होगा, पानी डालना होगा। तो जब हम पानी डालेंगे इस HCl में, प्योर HCl में, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। क्या क्या, पहला रास्ता तो ये कि ये HCl में पानी डाल दो, मतलब ये बीकर है और इसमें HCl रखा हुआ है और इसमें डायरेक्ट पानी डाल दो। और दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ पे पानी रखा हुआ है और इसमें तुम थोड़ा थोड़ा करके HCl डालो, मतलब एसिड डालो, इसमें तुम थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालो, तो भी तो डाइल्यूट होता जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा तरीका सही है, तरीका नंबर 1 या तरीका नंबर 2? तो इन दोनों में से सबसे अच्छा तरीका ये है, ठीक है ना। तो कभी भी हमें डाइल्यूशन करना हो कंसंट्रेटेड एसिड का तो ध्यान रखिएगा, क्यों, अभी रीजन में मैं आगे बता रहा हूं। द डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर, मतलब ये कंसंट्रेटेड एसिड जो है इसको हम वाटर में डालेंगे और इसको स्ट्रिंग भी करेंगे, मतलब कि इसको मिलाते भी रहेंगे, नॉट बाय एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, वाटर को हम डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में नहीं डालेंगे, एसिड को H2O में डालेंगे। अब आप कहोगे कि इसका क्या रीजन है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि जो तरबूजा होता है, तरबूजे के ऊपर चाकू गिरे या चाकू के ऊपर तरबूजा गिरे, बात तो सेम ही है। तो या तो पानी डालो HCl में या HCl डालो पानी में, बात तो सेम ही है, दोनों तो डाइल्यूट हो ही रहे हैं। तो अंतर क्या है इन दोनों में, ये आपके कंपटीशन का सवाल बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्यों हम ऐसा नहीं करते हैं और क्यों ऐसा करते हैं, बोर्ड में भी ये पूछा जा सकता है। अब इसका रीजन सुनिए, इसका रीजन ये है कि जब हम एसिड और बेस का, जब हम एसिड और H2O का रिएक्शन करते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है। जब हम एसिड और H2O का आपस में रिएक्शन करते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है, और जो हीट प्रोड्यूस होगा तो अगर उसको कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय नहीं किया हमने तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक ना। तो जब हम HCl H2O में डालते हैं तो क्या होगा, H2O तो थोड़ा ठंडा होता है, तो HCl थोड़ा सा हमने डाला, 2-4 बूंद डाला, फिर मिलाया तो हीट प्रोड्यूस हुई, तो बाकी के जो H2O के मॉलिक्यूल हैं वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि पानी ठंडा है तो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर थोड़ा डाला, फिर गर्म हुआ, तो फिर से H2O के बाकी के मॉलिक्यूल उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ऐसे कर करके हम एक लिमिट तक ही डालेंगे। जब देखेंगे कि हमारा बीकर जो है सो बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो HCl डालना बंद कर देंगे। तो ये अच्छा प्रोसेस हुआ। अब इस प्रोसेस में क्या खराबी है, इस प्रोसेस में ये खराबी है कि HCl रखा हुआ है और H2O डालना हमने शुरू किया। जब हम H2O डालना शुरू करेंगे तो पानी की जब बूंद जाएगी उससे रिएक्शन करेगी तो वहां पे हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होगा, हो सकता है ये बीकर भी फूट जाए, हो सकता है आपके फेस पे आ जाए, हाथ पे आ जाए, आपके कपड़े खराब हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ये काम नहीं किया जाता है। ये बात समझ में आ गई बात, वही रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है,
ठीक है ना, आप पढ़िएगा बाद में, ये नोट्स बनाने के समय वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वही समझाई हुई है। ठीक है, आगे चलिए, अगला टॉपिक देखते हैं। आगे अब हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं एसिड्स की प्रॉपर्टीज। आई थिंक 9 या 10 टोटल प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारे प्रॉपर्टीज को। लेकिन अभी तक बताइए किसी को कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस या नो चैट में लिखिए फटाक से, ताकि हम आगे बढ़ें। कोई डाउट है अभी किसी को भी? नो, ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। 10 मिनट अभी टाइम है, तो जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। अच्छा देखिए, एसिड प्रॉपर्टीज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को मैसेज भेज दिया है कि हम लोग 1, 3 और 5 में लाइट चैप्टर करेंगे, और 2, 4 और 6 में हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट करेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट्स मतलब 2, 4, 6 का 1, 3, 5 का वही मंडे, वेडनेसडे, और ये 2, 4, 6 का मतलब हुआ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो ऐसे करके हम लोग का क्या होगा ना कि दोनों साथ साथ चलता रहेगा। उसके बाद मैथ्स के लिए भी मैं 2-3 दिन में बता दूंगा, मैथ्स के लिए भी नहीं होगा तो एक एक्स्ट्रा क्लास हम लोग लगाते रहेंगे, तो मैथ्स के लिए भी आगे चल के मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है ना, कि मैथ्स की क्लास कैसे होगी। फिलहाल लाइट चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीक से। कल तो संडे है, तो कल छुट्टी रहेगी। ठीक है ना। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अभी बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत मैं प्यार से भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि छोटे बच्चे को समझाया जा रहा है। लेकिन अब एक लेक्चर के बाद चीजें टफ होने वाली हैं। ये मानिए कि नेक्स्ट वीक से जब क्लास लगेगी आज के बाद, तो बहुत टफ टफ चीजें आएंगी, रिएक्शंस आएंगे, ऐसे रिएक्शंस जो कि आपने अभी तक पढ़े नहीं है, उनको याद करने में भी डिफिकल्टी होगी, समझने में भी थोड़ी डिफिकल्टी होगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल ऐसे समझाऊं कि यहीं पर याद हो जाए, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के शुरू के 4 से 5 लेक्चर जिसमें बेसिक पढ़ाया गया है और केटायन एनायन और फॉर्मूला बनाना सिखाया गया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और अगर उसके नोट्स आपने बनाए हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। बात समझ में आई? थर्ड न्यूज, तीसरी न्यूज सुनिए। जो हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर है, नेक्स्ट वीक में कभी एक दिन हम लोग निकाल के इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये चैप्टर बिल्कुल फुल एंड फाइनल हो जाए। तो इसीलिए इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, 3-4 दिन 5 दिन में इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कीजिए। जिस टॉपिक में दिक्कत हो, लेक्चर सारे इसके डाले जा चुके हैं, आप लोग वहां से देखिए, और फिर अगर क्लास में पूछना है तो आप लोग क्लास में भी पूछ लीजिएगा उसके डाउट। क्लियर ये बात? ये सारी बातें समझ में आ गई? अब चलिए आगे, एसिड की प्रॉपर्टीज। शुरू के 3-4 प्रॉपर्टीज तो बहुत इजी हैं, हम लोग आज वहीं तक करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि एसिड हैव ए सॉर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, जैसे लेमन हो गया, इमली हो गया, अचार हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या पेपर टू रेड। मतलब एसिड जो है वो फाइनली रेड में बदल देगा, चाहे लिटमस पेपर ब्लू हो, चाहे लिटमस पेपर अपने नेचुरल कलर पर्पल में हो, फाइनली क्या करेगा? रेड में बदल देगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड को क्या करेगा? फाइनली रेड में बदल देगा। फिनोप्थिलीन क्या करेगा? फाइनली कलरलेस ही रहेगा। फिनोप्थिलीन
नेचुरल भी कलरलेस होता है और एसिड के साथ रिएक्शन होने पर भी कलरलेस रहेगा। टर्मेरिक जो हल्दी होता है येलो कलर का होता है और एसिड के साथ रिएक्शन पर भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज। चौथी प्रॉपर्टी कोरोजिव नेचर। कोरोजिव नेचर का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। मोस्ट ऑफ द एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम एसिड्स, खास करके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो कोरोजिव होते हैं अपने नेचर में, आर कोरोजिव इन नेचर। मतलब अगर वो हमारे स्किन पे गिर जाएं या हमारे कपड़े पर गिर जाएं तो जला देंगे बिल्कुल, ठीक है ना, बर्बाद कर देंगे कपड़े को, आपके स्किन में गड्ढा कर देंगे, खराब कर देंगे। हो सकता है वो एसिड जो है आपके ब्लड में मिल जाए और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। तो इस ये जो चीज होगी इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि दिस इज द नेचर ऑफ एसिड विच इज द कोरोजिव नेचर। क्या बात क्लियर हो गई? इसीलिए यही रीजन है, अगर ये कभी पूछा जाए सवाल तो कि क्यों, तो यही रीजन है कि एसिड्स को कभी भी हम लोग मेटल में कंटेन करके नहीं रखते हैं। आप लोग अपने स्कूल के लैब में भी देखिएगा कि वो मोटी मोटी शीशे के बोतल होते हैं उसमें रखते हैं, मेटल में नहीं रखते हैं, मेटल के कंटेनर में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके उसको भी कोरोड कर देगा। जैसे जंक लग जाती है ना लोहे के ऊपर और बिल्कुल कोरोड कर देता है, लोहे को बिल्कुल खा जाएगा, खत्म कर देगा, ठीक है ना, जंक जो लग जाती है। तो वहीं यहाँ पे भी होगा। अगर हम लोग एसिड किसी मेटल कंटेनर में रख देंगे ना तो बिल्कुल वो बर्बाद कर देगा, धीरे धीरे उनको खाना शुरू कर देगा अंदर से और खत्म कर देगा। तो इसीलिए मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता है। तो ये सवाल एमसीक्यू में बन सकता है कि क्यों नहीं रखा जाता। अगली प्रॉपर्टी देखिए, पांचवी प्रॉपर्टी है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन करता है, लेकिन कब? जब एसिड सॉल्यूशन हो, मतलब कि एसिड पानी में हो। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर एसिड सॉलिड के फॉर्म में है, मान लीजिए हमने किसी एसिड को बहुत लो टेम्परेचर करके जमा दिया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। या हमने उसका गैस का वेपर बना दिया बहुत हीट करके, तो भी नहीं करेगा। जब वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, या यूं कहें कि एसिड जब पानी में डाला जाएगा तभी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्योंकि जो एसिड होंगे, जैसे मान लीजिए HCl है, पानी में डालने पर ही तो ये H प्लस और Cl माइनस देता है, और कंडक्शन के लिए हमें आयंस की ही तो जरूरत होती है। कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। द फ्लो ऑफ चार्ज करंट प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ पे निगेटिव चार्ज भी मिल गया, पॉजिटिव चार्ज भी मिल गया। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? फ्लो करवाएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एसिड भी वाटर में डालने पर H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, मतलब कि H प्लस में और अपने रिस्पेक्टिव निगेटिव आयंस में टूटेगा, और वो आयंस सॉल्यूशन में फ्लो होंगे और इसी कारण से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्या ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए हमें हर हाल में चार्जर चाहिए। हमें चार्ज चाहिए ही चाहिए। कहीं से भी हमें चार्ज मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। चार्ज का फ्लो करा दोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एसिड इसलिए प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसमें चार्ज है, H प्लस है, Cl माइनस है, और ये फ्लो होंगे सॉल्यूशन में, मूव करेंगे और उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग मेटल का रिएक्शन जो है ये नेक्स्ट क्लास से यहाँ से शुरू करेंगे, और इसमें मैं एक एक्टिविटी भी कराऊंगा जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। वो काफी अच्छा एक्टिविटी होगा, और इस पे बेसिस कैसे ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्शन होता है इसका वो भी मैं समझाऊंगा। तो इस 6 नंबर की प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? कुछ पूछना है?
समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मैं यहाँ से बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में ना आता हो। सब कुछ ठीक से समझ में आ रहा है? अभी शुरुआत है, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा-सा बच्चों के तरीके प्यार से धीरे-धीरे पढ़ाऊँ। ठीक है ना? जब थोड़ा-सा लेवल आप लोगों का बढ़ जाएगा ना 10 दिन, 15 दिन में, तो अगर मैं तेज़ भी पढ़ाऊँगा ना तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन अभी अगर मैंने तेज़ कर दिया, तो हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम भी हो जाए। ओके? और मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ कि 50% से ज़्यादा चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएँ। इसलिए मैं आराम-आराम से पढ़ाता हूँ, ताकि आराम-आराम से सुनिए, आप कान में ईयरफ़ोन लगाकर बैठिए, सुनते जाइए, बिल्कुल आप लोगों को सब कुछ याद होता जाएगा यहाँ पे। बाद में सिर्फ़ नोट्स बनाते समय एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आगे की चीज़ें टफ़ हैं, बहुत टफ़ हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा मैं उसको धीरे-धीरे, आराम-आराम से ऐसे समझा दूँगा ना कि क्लास में ही वो चीज़ें याद हो जाएँगी। ठीक है ना? चलिए फिर, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कल संडे है तो एन्जॉय कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके? चलिए बाय।